नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मैं डॉक्टर गोपाल दत्त आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस बातचीत में हम आपके साथ लेकर आए हैं इंटरनेट रिसर्च स्किल्स एंड एथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। इस विषय पर कुछ बातचीत आपके साथ करेंगे। इसके भाग एक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने आपके साथ साझा करी। आइए इसके अगले व्याख्यान में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे साइटेशन और प्लेजरिज्म की, अर्थात उद्धरण और साहित्यिक चोरी की समझ। आज के डिजिटल युग में आसानी से उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री सीखने और नए निर्माण के लिए अविश्वसनीय अवसर प्रदान करती है। साथ ही बौद्धिक संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है और इन चुनौतियों के बारे में सही समझ होना बहुत आवश्यक है। ऑनलाइन सामग्री के नैतिक उपयोग को समझना, विशेष रूप से साइटेशन और प्लेजरिज्म अर्थात साहित्यिक चोरी, इसके संबंध में छात्रों, शोधकर्ताओं, ऑनलाइन सामग्री निर्माताओं और डिजिटल क्षेत्र में जानकारियों से जुड़ने वाले हर व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है। साइटेशन क्या चीज़ है? साइटेशन अर्थात उद्धरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने कार्य में उपयोग की गई जानकारी, विचारों या शब्दों के मूल स्रोतों को मान्यता और श्रेय देते हैं। यह शैक्षणिक और बौद्धिक ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि बात की जाए उद्धरण क्यों महत्वपूर्ण है, Why citation is important? पहला, उद्धरण मूल रचनाकारों को श्रेय देता है। दूसरा, उद्धरण साहित्यिक चोरी से बचाता है। उद्धरण सत्यापन को सक्षम बनाता है। इसके साथ साथ उद्धरण अनुसंधान को दर्शाता है। इसके साथ साथ उद्धरण अनुसंधान को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, उद्धरण अकादमिक क्षेत्र में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में मददगार है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, किस चीज़ को साइट किया जाए? क्या उद्धृत करने की आवश्यकता है? इसका जवाब है, जो कुछ भी आपका मूल विचार नहीं है उसे साइट किया जाना अर्थात उद्धृत करना आवश्यक है। जैसे क्या इस श्रेणी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? डायरेक्ट कोटेशंस, प्रत्यक्ष उद्धरण, पाठ का शब्द दर शब्द जो रिप्रोडक्शन है वह इसमें आता है। पैराफ्रेज्ड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। दूसरा, हम किस चीज़ को साइट करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? सारांशित जानकारी, किसी एक पाठ के लंबे हिस्से या एक विचार को समराइज्ड अगर आपने कर दिया, उसको भी आपको साइटेशन देना आवश्यक है। इसी प्रकार हम अगर बात करें किस चीज़ को साइट किया जाना आवश्यक है अर्थात उद्धृत किया जाना आवश्यक है, तथ्य और आंकड़े, ऐसा डेटा जो व्यापक रूप से ज्ञात है
या सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो और किसी भी प्रकार की मल्टीमीडिया सामग्री जो आपने नहीं तैयार की उसे भी उद्धृत किया जाना आवश्यक है। इसी श्रेणी में यदि हम बात करें ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स या और अन्य विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जो किसी अन्य स्रोत से डेटा का दृश्यांकन करते हैं, इन सब को भी साइटेशन किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार अद्वितीय अवधारणाएं या सिद्धांत जो कि दूसरों द्वारा विकसित किए गए हों, इन सब को भी साइटेशन दिया जाना अति आवश्यक है। एक और बातचीत जो हमारे लर्नर्स के लिए जानना आवश्यक है, साइटेशन कैसे दिए जा सकते हैं, उसका क्या स्टाइल है। इस पर सारांश रूप पर हम आपसे बात कर पाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आपसे अपेक्षा रहेगी कि इन शैलियों का आप अध्ययन भी करें, इनकी गाइडलाइंस का एक बार आप जरूर अध्ययन करें। विभिन्न उद्धरण शैलियाँ सामान्य तौर पर प्रचलन में हैं, जिनमें से प्रत्येक के उद्धरण को प्रारूपित करने के अपने नियम और कायदे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला, APA स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। यह व्यापक रूप से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, यह साइटेशन का दूसरा स्टाइल है, दूसरा तरीका है। यह विशेषकर मानवीय के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, वेरी सॉरी, यह विभिन्न विषयों में उपयोग किया जाता है, विशेषकर फुटनोट्स और ग्रंथ सूची के लिए। इसी प्रकार एक और साइटेशन स्टाइल जिसको IEEE भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है। आइए अब बात करेंगे प्लेजरिज्म क्या चीज़ है। प्लेजरिज्म शब्द लैटिन भाषा के प्लाजिएरियस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है अपहरणकर्ता। इस प्रकार प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और के काम को चुराना या उसकी नकल करना और उसे अपने कार्य के रूप में प्रस्तुत करना। आज के समय में इंटरनेट पर सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध है। हम किसी भी टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो को साझा कर सकते हैं, इवन अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं या खोज सकते हैं। इंटरनेट पर सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध होने से हमारी ज़िंदगी जहां एक और आसान हो गई है, वहीं कुछ लोग इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं। वे दूसरों के काम को अपने नाम से पेश करते हैं, चाहे वह शैक्षणिक लाभ के लिए हो, चाहे वह शोहरत पाने के लिए हो, या फिर आर्थिक लाभ के लिए, अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तिगत हितों के लिए। जब इंटरनेट नहीं था तो लोगों को बहुत असुविधा थी। कुछ भी अध्ययन करने या जानने के लिए पुस्तकालयों में जाना पड़ता था, महंगी किताबें आपको खरीदनी पड़ती थी,
लेकिन आज के आधुनिक युग में यह सब आपके ब्राउज़र पर उपलब्ध है। इन सब सुविधाओं के परिणाम स्वरूप कुछ लोग आज भी इन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए लेखों, शोध पत्रों और शैक्षणिक सामग्रियों का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। आइए बात करेंगे प्लेजरिज्म के प्रकार। पहला है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। दूसरा प्रकार है मोजाइक प्लेजरिज्म, इसको हम पैचवर्क भी कहते हैं। तीसरा प्रकार है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म और अगला प्रकार है सेल्फ प्लेजरिज्म। इसका क्या आशय है? बिना उचित श्रेय के अपने पहले से प्रकाशित या प्रस्तुत किसी कार्य को दोबारा उपयोग में लाना, जबकि नया प्रकाशन मौलिकता की अपेक्षा रखता हो। अगले तरह का प्लेजरिज्म है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। संदर्भ नियमों की समझ की कमी अथवा लापरवाही के कारण होने वाला जो साहित्यिक चोरी है वो इस श्रेणी में आता है। इसी प्रकार एक और तरह का जो साहित्यिक चोरी का प्रकार है उसको हम कहते हैं इमेज प्लेजरिज्म। बिना अनुमति या उचित संदर्भ के फोटोज, चार्ट्स, ग्राफ या अन्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना इस श्रेणी में आता है। तो ये हमने कुछ मुख्य बातें आपके साथ साझा करी साइटेशन की समझ और प्लेजरिज्म के बारे में। अब कुछ बात करते हैं मुक्त शैक्षिक संसाधनों के बारे में। आज के समय में हम कैसे इन सब चीज़ों से लाभान्वित हो सकते हैं। मुक्त उपयोग संसाधन क्या हैं? व्हाट आर ओपन एक्सेस रिसोर्सेज या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज? मुक्त उपयोग संसाधन वे सामग्री हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति बिना किसी भुगतान अर्थात पेमेंट के या बिना इसकी मेंबरशिप के ऑनलाइन प्रयोग कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, कॉपी कर सकता है, इवन प्रिंट कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? रिसर्च आर्टिकल शामिल हैं, पुस्तकें और मोनोग्राफ शामिल हैं, थीसिस और शोध प्रबंध शामिल हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स शामिल हैं, डेटा सेट्स भी इसमें शामिल हैं, शैक्षणिक सामग्रियाँ, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, व्याख्यान, नोट्स इत्यादि इसमें शामिल हैं और सॉफ्टवेयर एवं अन्य अनुसंधान से संबंधित तथ्य भी इसमें शामिल हैं। अब बात करेंगे मुक्त उपयोग संसाधनों का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। सबसे पहले हमें इनकी जानकारी होना आवश्यक है। यह उन व्यक्तियों और संस्थानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं जिनके पास महंगी पत्रिकाओं को खरीदने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। दूसरा, व्यापक ज्ञान के प्रसार में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज अक्सर गुणवत्तापूर्ण शोध को तेजी से प्रकाशित करते हैं, जिससे नवीनतम शोध निष्कर्षों तक आपकी पहुंच बहुत कम समय में हो सकती है। इससे एक और लाभ हम सभी के लिए पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ाने में मददगार होता है। इसी प्रकार ओपन एक्सेस रिसोर्सेज आपके इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने में मददगार हैं।
इसके साथ साथ शैक्षणिक और शिक्षण में भी हम लोग काफ़ी हद तक ओपन एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय निकल कर आता है, हम लोग कैसे मुक्त उपयोग संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, कहाँ से हमें वो प्राप्त होंगे। इसके लिए मुक्त उपयोग रिपोजिटरी और निर्देशिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, शैक्षणिक रिपोजिटरीज हैं, ओपन एक्सेस जर्नल्स की जो है आर्काइव्स आपको उपलब्ध हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय, जिस प्रकार आप गूगल सर्च इंजन से अपने ज़रूरत की सूचनाएं खोजते हैं, उसी प्रकार मुक्त संसाधनों की खोज के लिए भी ओपन एक्सेस सर्च इंजन उपलब्ध हैं। आप इस तरह के सर्च इंजन्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लाइब्रेरी रिसोर्सेज का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कॉपीराइट और लाइसेंस की जांच परख करने का कौशल भी होना आवश्यक है। आपके द्वारा प्रयोग की जा रही सामग्री भले ही मुक्त हो, ओपन एक्सेस हो, फिर भी हमेशा क्रिएटिव कॉमन्स यह एक तरह का ओपन एक्सेस लाइसेंसिंग सिस्टम है, जिसको समझना और उसकी जांच करना आपके लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं मुक्त उपयोग संसाधन अथवा मुक्त शैक्षिक संसाधन अर्थात ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ज्ञान और नवाचार के लिए आज के समय की आवश्यकता है। इस व्याख्यान के अगले चरण में एक महत्वपूर्ण पहल की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जो बात करता है हम लोग किस प्रकार जिम्मेदार सामग्री साझा करने के लिए नैतिकता का उपयोग करें। आज के समय में नैतिक डिजिटल आदतों का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऑनलाइन सामग्री को साझा करते समय जिम्मेदारी और विवेक का उपयोग करना चाहिए। किसी भी जानकारी को बिना सोचे समझे, बिना उचित विश्लेषण के दूसरों के साथ साझा करना व्यक्तिगत, पेशेवर अथवा कानूनी रूप से गंभीर परिणाम दे सकता है। हम आपसे कहना चाहेंगे, नैतिक डिजिटल आदतों का विकास करना एक सतत प्रक्रिया के रूप में हमारे रोजमर्रा के जीवन में शामिल होना चाहिए। यह हमें न केवल अधिक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, बल्कि एक विश्वसनीय और सम्मानजनक डिजिटल वातावरण बनाने में भी सहयोग करता है। आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। नैतिक डिजिटल आदतों के कुछ आधारभूत स्तंभ आपके साथ चर्चा किए जा रहे हैं। पहला, आप जब कभी भी सूचना साझा करते हैं तो हमेशा उस सूचना का सत्यापन करें, उस सूचना स्रोत को वेरीफाई करें। कहीं ऐसा तो नहीं आप फर्जी खबरों को फैलाए जा रहे हैं। दूसरा, सूचनाओं के फैलाव के समय कॉपीराइट अथवा बौद्धिक संपदा का सम्मान अवश्य कीजिए। कहीं ऐसा ना हो किसी का लेख आप अपने नाम से प्रसारित कर रहे हैं अथवा प्रचारित कर रहे हैं। इसकी समझ होना बहुत आवश्यक है। अगला, गोपनीयता और व्यक्तिगत जो डेटा है उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी, चाहे उसकी तस्वीरें हों, वीडियो हों, कोई ऑडियो हों,
बिना उस व्यक्ति या उस संस्थान की अनुमति से आप साझा न करें। कानूनी रूप से आपके लिए यह एक समस्या हो सकता है। इसके साथ साथ हमें यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी को साझा करने के कानूनी पक्ष क्या क्या हैं। इसी प्रकार संवेदनशील सामग्री के प्रति आप सचेत रहें। बी सेंसिटिव टू सेंसिटिव कंटेंट। ऐसी सामग्री साझा करने से बचें जो आपत्तिजनक हो, घृणित हो, समाज में भेदभाव पैदा करती हो या फिर हिंसक प्रवृत्ति की हो। आपकी ऑनलाइन गतिविधियां आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की छवि को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार ऑनलाइन शिष्टाचार बनाए रखें। ऑनलाइन बातचीत में सभ्यता और सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपको कोई संदिग्ध सामग्री पता चलती है, उसके संबंध में जो संबंधित प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर रिपोर्ट किया जा सकता है। इसी तरह अपनी डिजिटल पहचान की समीक्षा समय समय पर करते रहना भी डिजिटल नैतिक आदतों के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ साथ जिस तरह के कंटेंट पर आपको संदेह होता है, उसकी सामग्री की प्रामाणिकता आप अवश्य जांचें। सार्वजनिक डोमेन अगला विषय है सामान्यतया सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप इस तरह की सामग्री को प्रयोग में लाने से पहले सचेत रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, आज के एआई के दौर में एआई द्वारा तैयार सामग्री के प्रति आपका रवैया बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इस व्याख्यान के लर्निंग आउटकम्स की। इस व्याख्यान में हमने इंटरनेट शोध कौशल के महत्व और उपयोग के बारे में चर्चा की। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की प्रामाणिकता और विश्लेषण के बारे में हमने आपसे बातचीत की। हम किस प्रकार सर्च इंजन और कीवर्ड आधारित खोज को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इस पर हमने आपसे चर्चा की। इंटरनेट शोध आधारित नौकरियों और करियर के अवसरों के संबंध में हमने आपसे बातचीत की। इसके साथ साथ साइटेशन और प्लेजरिज्म अर्थात उद्धरण और साहित्यिक चोरी की जो बुनियादी बातें हैं वो आपसे साझा करी। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की पहचान और उनके उपयोग के बारे में भी एक अच्छी सार्थक बातचीत आपके साथ हुई। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑनलाइन सामग्री साझा करने के लिए नैतिक और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने पर हमने आपसे बात की। हमें उम्मीद है यह व्याख्यान आपके लाइफ स्किल्स पर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होगा। आपके जीवन कौशल में इससे बढ़ोतरी होगी। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा के महत्व और सुरक्षित पासवर्ड एवं प्रमाणन की उपयोगिता पर, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर खतरों की पहचान के संबंध में, और साथ ही साइबर सुरक्षा हेतु डिजिटल आदतों में किस प्रकार नैतिकता का पालन किया जाए, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।